हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम लोगों ने बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, बायोलॉजी के 600 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसका एक पार्ट मैं पहले ही डाल चुका हूँ, ये 600 प्लस क्वेश्चन है, पर हम हर वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस को समझ रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा हल्का है तो ये देख के आपका बिल्कुल कोई भी इशू आपको नहीं रह जाएगा। तो प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, आप लोग दे सकते हैं। मैं आई बटन पे भी यहाँ पे लिंक ऊपर दे दूंगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। ये है, डैश 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 कोशिकाएं ढीली बंधी होती हैं जिससे उनके बीच में अंतराकोशीय स्थान पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, कोशिकाएं हैं सेल्स, ठीक है। अभी कौन सी सेल्स हैं जो मतलब एक तो होता है, देखो जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है और ये एक सेल है और ये एक सेल है ना, इस तरह से सेल्स हैं। तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं और इस तरह से जो रहती हैं, उनको बोलते हैं टाइटली पैक्ड, है ना, टाइटली टाइटली पैक्ड। ये मतलब अपने आप में क्या है, टाइटली पैक्ड है, एकदम टाइट, एकदम बंधी हुई है। पर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो ढीली ढीली बंधी होती हैं, कभी यहाँ पे टच हो गई, यहाँ पे हो गई, थोड़ा यहाँ ऐसे हो गया ये। तो इनके बीच में एक स्थान बन जाता है, ये वाला, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, अंतराकोशीय स्थान। अभी कोशिका को कोशा भी कहते हैं, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस, ना, इंटरसेल्युलर स्पेस बन जाता है। तो ये कौन सी टाइप की कोशिकाओं में मिलता है, तो आपको सीधे लगा देना है पैरेन्काइमा में। किसमें मिलता है? पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा को ना हिंदी में मृदुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुतक, मृदुतक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। आप सबको पता है कि सबसे पहले सेल्स होती हैं, सेल सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, ठीक है। और टिश्यू टिश्यू से क्या बनते हैं? आपके ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन ऑर्गन से आपके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बन जाती है बॉडी, यानी कि कोशिकाएं, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से पूरे के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो देखो अब इसमें क्या है कि इसमें से, इन चारों ऊतकों में से, कौन, चारों टिश्यूज में से कौन सा टिश्यू ऐसा है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से मिलकर बना होता है, मतलब कि मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा होता है? स्क्लेरेन्काइमा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें एनिमल टिश्यू नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा आया था ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ऐसे ही रिपीट हो चुका है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन है अपना, डैश डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है, मतलब कि इन चारों में से कौन सा व्यक्ति विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। और प्रकृति का वर्ण का सिद्धांत जो है, प्राकृतिक विकास का सिद्धांत है, वो किसने दिया है? आपके चार्ल्स डार्विन ने दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में डैश 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 नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। तो मतलब इनमें से कौन सा ऊतक है, इनमें से कौन सा टिश्यू है जिसके कारण पेड़ों के अंदर लचीलापन होता है? आपने देखा होगा, पेड़ इधर भी झुक जाते हैं, पेड़ हवा चलती है तो इधर झुक जाते हैं। आप नीचे भी झुका लो, चाहे अगर छोटी लचीली डंडी है। तो ये लचीलापन किस कारण से पौधों में होता है? तो आपको सीधे उत्तर दे देना है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण यह लचीलापन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है? देखो, प्रजातियों की संख्या हमेशा स्थिर बनी रहेगी, कब? है ना, ये स्टेबल बनी रहेगी, मतलब कि आज अगर 100 हैं तो कल भी 100-150 के आसपास रहें, फिर 100 हो जाएं। तो यदि ये स्थिरता बनाए रखनी है तो इसके लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है, आपका प्रजनन जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक, है ना, कलेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, डैश 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 से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? तो आपको सीधे याद रखना है, मध्य जन स्तर से निकलते हैं, मेसोडर्म से निकलते हैं, ठीक है। और ये जो बात की जा रही है, ये बात आपकी की जा रही है गर्भस्थ शिशु। तो गर्भ में जब बच्चा रहता है, फीटस जब होता है, तो फीटस के मीसोडर्म से, फीटस के मीसोडर्म से क्या होता है? आपके इन संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं?
तो वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? तो सबक्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आज के समय में जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है, तो इस एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको माना जाता है? देखो इनमें से तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा। विलियम हार्वे जो हैं वो आपके रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करते हैं, है ना? परिसंचरण तंत्र के आपका जो परिसंचरण तंत्र है इसके खोज करता है। लुईस पाश्चर आपके पाश्चुरीकरण के खोज करता है, पाश्चुरीकरण की खोज करते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का वैक्सीन ढूंढा था। तो बचे कौन? जोसेफ लिस्टर। तो जोसेफ लिस्टर क्या हो जाएंगे? आपके आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, यही बिल्कुल मतलब सुमेलित नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो जाए, क्योंकि जोसेफ लिस्टर अभी हम पढ़ के आए आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। आगे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लीजिए। जॉन ई साल्क या ई साल्क या साल्क भी आपको याद रह जाए, तो पोलियो के विरुद्ध इन्होंने टीका बनाया था, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो क्या है? आपके पेनिसिलिन की खोज करता है। और एडवर्ड जेनर जो है वो आपके चेचक के विरुद्ध टीकाकरण यानी चेचक की वैक्सीन को खोजने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो जो तपेदिक होता है, तपेदिक को ही क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। इसी को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसी को आपका यक्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्षमा कहते हैं। और इसी को तपेदिक कहा जाता है। तो क्षय रोग भी इसी को कहा जाता है, क्षय रोग, ठीक है। कई सारे इसके नाम हैं। और ये माइकोबैक्टीरियम, 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 बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का पूरा नाम है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण यह होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। जबकि पीलिया है, आपका चेचक है और आपका मम्स है, ये तीनों किसके कारण होती हैं? ये तीनों आपकी विषाणु के कारण होती हैं। ये विषाणु जनित आपके रोग हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक, है ना, पेनिसिलिन बनता है। आपको पता है पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है, यानी कि एक एंटीबायोटिक है। और सबसे पहले यही प्रतिजैविक आपका बना था। और ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किससे बनता है? ये आपके फंजाई से बनता है। एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम ये है। 1928 में किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था, ठीक है। तो किससे बनता है? फंजाई से बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। यानी कि लाइकेन एक प्लांट की तरह का ही रहता है, पर उसमें दो जीव आपस में रहते हैं, ठीक है। एक क्या रहता है? एक तो रहता है शैवाल, एक तो रहता है एल्गी, और प्लस होता है क्या? एक होता है कवक। यानी कि एक होता है एल्गी और एक होता है फंगी। फंगी भी कह देते हैं, फंजाई भी कह देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका हैजा है, ठीक है, जो आपका हैजा है जिसको कोलेरा भी कहते हैं, ये विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नाम के एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है क्या? आपका हैजा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा किस कारण होता है? इन्फ्लुएंजा आपका होता है, इन्फ्लुएंजा और चेचक होता है विषाणु के कारण। जबकि जो पेचिस होता है ये आपका होता है एक तरह के प्रोटोजोआ के कारण, जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के द्वारा फैलता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपका इन्फ्लुएंजा आपका आ जाएगा। कोलेरा जो है वो आपका कोलेरा है, आपका टाइफाइड है, आपका डिफ्थीरिया है। ये तीनों आपके फैलते हैं किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा फैलते हैं? जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डिफ्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन किन कारणों से होती है? तो अभी मैंने बताया, डिफ्थीरिया जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज है, और इन्फ्लुएंजा आपका वायरल डिजीज है। यानी डिफ्थीरिया बैक्टीरिया के कारण और इन्फ्लुएंजा आपका वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है?
आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब बात आ गई कि वे कौन से तत्व हैं या कौन सा रसायन है जिनका यूज जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जिनका यूज होता है उनको एंटीबायोटिक कहा जाता है, ठीक है, प्रतिजैविक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? इसमें से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इसमें जो आपका कुष्ठ रोग है, क्या आपका जो कुष्ठ रोग है वो आपका जीवाणु के कारण होता है। इसको क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्रोसी, इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। और इसके जीवाणु का जो नाम है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में मिलान करना है, ठीक है, इधर सूची है, इधर सूची 2 है। इधर देखो कुछ फल हैं और उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये बात हमको देखनी है, कौन से में कौन सा एसिड मिलता है। तो देखो नींबू जो होता है, क्लियरली पता लग रहा है, नींबू जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका सिट्रिक एसिड होता है। समुद्री जो शैवाल होता है उसमें आपका एल्जेनिक एसिड होता है। जो आपका अंगूर होता है उसमें टार्ट्रिक एसिड ही मिलता है। और जो आपका सिरका है उसमें आपका एसिटिक अम्ल मिलता है। यानी कि ए का क्या है 4 है, बी का 2 है, आपका अंगूर का क्या हो जाएगा ये सी का 3 और इसका आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका सॉरी 1 है मेरा ध्यान नहीं गया। तो 4 1 3 2 किसमें है? 4 1 3 2 बी वाले ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला फिर प्रश्न है, ये देखो इसमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इधर 4 दिए हैं, इधर 5 दिए हैं। लैक्टिक जो अम्ल होता है, लैक्टिक जो अम्ल होता है वो आपका किस में मिलता है? लैक्टिक अम्ल आपका मिलता है दूध में। किस में मिलता है? दूध में आपका लैक्टिक अम्ल मिलता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? एसिटिक अम्ल हमारा मिलता है सिरके में, ठीक है। सिट्रिक अम्ल किस में मिलता है हमारा? सिट्रिक अम्ल हमारा मिलता है आपके नींबू में। और ब्यूट्रिक अम्ल की अगर बात की जाए तो ब्यूट्रिक अम्ल आपका मिलता है खट्टे मक्खन में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके क्या? लैक्टिक अम्ल आपका 3, एस्टिक अम्ल आपका 4, ठीक है, सिट्रिक अम्ल आपका 1 और ब्यूट्रिक अम्ल आपका 2। तो 3 4 1 2 किसमें है? 3 4 1 2 आपके बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो दूध होता है उसे जब दही बनाना होता है तो उसमें जावन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जावन लगाया जाता है, जावन, ठीक है, जावन उसमें आपका लगाया जाता है। और हमारे क्षेत्र में ऐसे ही कहते हैं। और एक्चुअली में इसमें क्या रहता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के कारण जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है। तो ये आपका बैक्टीरिया इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? शीतीकरण का मतलब है ठंडा करना। तो सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थों का जब शीतीकरण किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ये ऑप्शन हो जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली याद भी रखने पड़ेंगे, कुछ के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ को एक ऐसे ही देखना पड़ेगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, उस रोग का चयन करें जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो देखो जो डिप्थीरिया होता है ये भी सीधे फैलता है, जो खसरा होता है ये भी सीधे फैलता है, जो फुफ्फुस से होता है यानी कि फेफड़ों की टीबी होती है ये भी सीधा फैलता है। पर जो टिटनेस होता है ये सीधे नहीं फैलता, किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलता। ये कब फैलता है? जब आपने देखा होगा कोई जंग लगी हुई लोहे की कील या कोई पिन वगैरह आपको लग जाता है तो आप तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं। तो अगर बॉडी में किसी भी तरह से पंक्चर होता है ना, पंक्चर होता है, पंक्चर होने का मतलब है छेद हो जाना, पंक्चर होता है तभी इसके होने के चांसेस रहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये डायरेक्ट नहीं फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एड्स वाले व्यक्ति को आवश्यक रूप से एचआईवी संक्रमण होगा ही, इससे क्या तात्पर्य? देखो भाई एड्स क्या है ना, एड्स क्या है? एक एड्स है, एक एचआईवी। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, और एचआईवी है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देखो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो ये एचआईवी वायरस है ये विभिन्न कारणों से हमारे शरीर में पहुंच जाता है और क्या करता है, जो हमारी T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं
जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करती है, जाके उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, बॉडी में पहुंच के उनको नष्ट कर देता है, जिससे जो हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और जैसे ही फिर हम, अब आपको पता है कि हम रोजमर्रा के जीवन में जीते हैं, हम बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं, पर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे हमें बचाता रहता है। बट जब हमारा इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो हम बीमारियों रोगाणुओं के संपर्क में पहले से भी थे, तो फिर जब हम जिस भी बीमारी के संपर्क में जाएंगे तो हमको वो बीमारी लग जाएगी। तो जब बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं और बीमारियों का पूरा ग्रुप बन जाता है, तो तब उसको कहा जाता है एड्स। ठीक है, अब और इसका कारण क्या है, एचआईवी है ना, ये वायरस है एचआईवी इसका कारण। तो एड्स वाले को आवश्यक रूप से एचआईवी संक्रमण होगा ही। इससे क्या तात्पर्य है, यदि आपको एड्स है तो एचआईवी होगा ही, ये बिल्कुल सही बात है। यदि आपको एचआईवी है तो आपको एड्स है ही, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो एड्स होता है ना, शुरुआती कंडीशन में एचआईवी पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। ठीक है, एड्स की कंडीशन में पहुंचने में टाइम लगता है। एड्स की कंडीशन कुछ सालों बाद जाके आती है, धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाश होता है। तो ये वाली बात है, ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। और यदि आपको एड्स है तो आपको एचआईवी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बीबी डीबी कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपको एड्स है तो आपको एचआईवी होगा, ये बात पक्की। अगला प्रश्न है, एड्स का अर्थ क्या है, तो इसमें कोई ज्यादा सुनने समझने वाली बात नहीं है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से बिल्कुल नहीं, श्वास संपर्क से बिल्कुल नहीं, कीटों से बिल्कुल नहीं, शारीरिक संपर्क से फैलता है। देखो, एड्स फैलने के क्या कारण है, यदि आपने किसी के साथ में अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध बना लिया, ठीक है, और उनमें आप में से या उसमें से कोई एचआईवी पॉजिटिव है तो हो जाएगा। ठीक है, गर्भस्थ शिशु जो होता है, मतलब पेट में बच्चा है माँ के, और माँ ने कोई भी प्रिकॉशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, और माँ को एचआईवी है, तो बच्चे को भी वो स्थिति बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने संक्रमित रक्त को चढ़ा लिया, यानी किसी व्यक्ति को क्या है, एचआईवी है, एड्स की स्थिति बनी हुई है, और उसने ब्लड डोनेट किया, आपने चढ़ा लिया, तो आपको हो जाएगा। ठीक है, या संक्रमित सुई लगाने से, कि पहले डॉक्टर ने उसको लगा दिया निडल, सिरिंज उन्हीं से इंजेक्शन उसको लगा दिया, उससे आपको लगा दिया, तो हो जाएगा। ये कुछ प्रमुख कारण है। तो शारीरिक संपर्क से ही एड्स फैलता है, वैसे नहीं फैलता। ठीक है, एचआईवी संबंधित किससे है, एड्स। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है, तो ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। तो डी से क्या हो जाएगा, आपका डिफिशियंसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है, तो ये जिडोविडीन जो है ना, ये जो मेडिसिन है जिडोविडीन, ये आपका बहुत कारगर मानी गई है। देखो क्या होता है, एड्स का कोई इलाज तो नहीं है, एचआईवी को खत्म करने का कोई इलाज तो नहीं है, पर क्या करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, और मतलब ये एड्स के वायरस के खिलाफ एक मतलब प्रतिरोध पैदा करती है, उसको मतलब नाश करने से रोकती है T4 लिम्फोसाइट्स का। वो कौन सी है, ज़िडोविडीन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, पैरासिटामोल उपयोग में लाया जाता है, तो पैरासिटामोल सामान्यतः देखो, आपने देखा होगा जब भी कभी बुखार हो जाता है, तो बुखार की कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, तो शरीर के दर्द निवारण में और बुखार ज्वर नाशक के रूप में भी इसको यूज कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्या है, ये आपका पेनिसिलिन जो है वो आपका एंटीबायोटिक है। पैरासिटामोल आपको पता लग गया है, दर्दनाशी है। ठीक है, आपका क्या है, दर्दनाशी है, और भी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन का, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब होता है, तो लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो किण्वक होते हैं, ठीक है, जब फर्मेंटेशन होता है तो उसमें किण्वक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जैविक उत्प्रेरक की तरह से काम करते हैं। कैसे, जैविक उत्प्रेरक की तरह से काम करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है, तो पनीर जब बनाया जाता है तब रेनिन का प्रयोग किया जाता है। इसका रेनिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर या यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। आप सबको पता है
कि जो बेकरी इंडस्ट्री रहती है, खासकर ब्रेड और बंद पाव वगैरह, केक वगैरह बनाने में क्या यूज होता है, आपके खमीर को यूज किया जाता है ना, खमीर को यूज किया जाता है। तो खमीर का यूज क्यों होता है, जिससे ब्रेड जो है वो मुलायम हो जाए और वह लचीली हो जाए, ब्रेड जो है वो मुलायम हो जाए और लचीली हो जाए। अगला है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया को, जीवाणु को देखा था। और ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। तो देखो, आपने देखा होगा कोई भी तालाब रहता है ना, तो तालाब के ऊपर ग्रीन 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 ऐसे पत्ते, पूरी चादर सी बिछी रहती है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, इसको पोन्ड सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पोन्ड सिल्क। और इसका जो कारण है, ये पोन्ड सिल्क जो होता है, ये एक तरह का एल्गी होता है, एक तरह का शैवाल होता है। और स्पेशली इसका नाम, मतलब जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, और जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना, तो उसके नीचे ऐसे डंडा लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण होने वाला रोग है, तो इसमें देखो क्या चीज है, जो चेचक होता है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। जो यक्षमा है और जो हैजा है, यानी कि टीबी है और आपका कॉलेरा है, ये आपके जीवाणु की वजह से होता है। और जो आपका मलेरिया है, ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण, एक प्रोटोजोआ का कारण होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण ये रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी नहीं है। देखो, परजीवी क्या होता है, परजीवी एक तरह का कोई भी जीव परजीवी हो सकता है, यदि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसी और जीव पर, है ना, कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसी और जीव पर, और ये जो संबंध होता है, ठीक है, अब यहां पर क्या करता है, ये परजीवी इसको हानि ही पहुंचाता है। ठीक है, परजीवी जिसपे हावी रहता है उस पे हानि पहुंचाता है और अपने लिए वह लाभ उठाता रहता है, ये संबंध इसमें रहता है। तो जूं जो है वो परजीवी है, मच्छर जो है वो परजीवी है, किलनी जो है वो परजीवी है, जबकि घरेलू मक्खी परजीवी नहीं है, घूमती फिरती रहती है, शोर मचाती रहती है, बस ज्यादा कुछ करती नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो इसमें जो पोलियो है ये आपका विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो ह्यूमन स्टमक होता है, ह्यूमन का आमाशय जो है, ठीक है, आमाशय जो है उसमें एसिड पाया जाता है, HCl, क्षमा चाहता हूं, उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो डैश 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 का नियंत्रण करते हैं। किसका नियंत्रण करते हैं, तो अप्रतण का नियंत्रण करते हैं। अब आपको लगेगा ये अप्रतण पता नहीं क्या आ गया है, ठंडी हो रही है लगातार बोलते बोलते, आपको वीडियो छोटी से छोटी रखने के चक्कर में गला एकदम सूख जाता है। अप्रतण कहते हैं खरपतवार को। ठीक है, खरपतवार, खरपतवार क्या होता है कि कोई खेत है, आपने कोई फसल बो रखी है यहाँ पे, अब आपने फसल बो रखी है, पर जहां कहीं भी छोटे छोटे कुछ घास उगाते हैं जो अनवांटेड होते हैं ना अपने आप में, जो आपके अनवांटेड होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए कुछ रासायनिक द्रव्य होते हैं जिनको शाकनाशी कहा जाता है या खरपतवारनाशी कहा जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध खरपतवारनाशी है जिसको 2,4-D कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। तो जो आपका वायरस होता है वो फ्लोएम को भी कर देता है, मज्जा को भी कर देता है, कॉर्टेक्स को भी कर देता है, पर जो शूट टिप होती है, क्या शूट टिप होती है, उसको कभी भी ये मतलब क्या नहीं कर पाता, उसको कभी भी ये खराब नहीं करता है। ठीक है, प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, डायलेक्सिया किससे संबंधित बीमारी है, तो डायलेक्सिया में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है वो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, है ना, तारे जमी पर, उसमें बच्चा कुछ कुछ ऐसी ही बीमारी से पीड़ित दिखता है कि जब भी वो कोई चीज पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके सामने जो लेटर्स होते हैं वो नाचने लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं, है ना, रोम। देखो, जीवाणु ऐसा रहता है, तो जीवाणु पे इस तरह से रोम जैसी संरचना रहती है बाहर की तरफ। ठीक है, जब जीवाणु पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो ऐसी रोम जैसी संरचना वहां पे दिखाई देती है।
तो ये रोम जैसी जो संरचना है इसको फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं कशाभिका, कशाभिका कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? ठीक है, तो आपका जो हैजा है वो भी दूषित पानी के कारण होता है। गला ज्यादा दिक्कत कर रहा है आज पर कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं अगली बार अपने पास यहाँ पर गर्म पानी रख के जरूर बैठूंगा। ठीक है, तो जो हैजा है वो भी आपका दूषित पानी से फैलता है। आपका टाइफाइड भी, आपका जो पीलिया है वो भी आपका दूषित पानी के कारण फैलता है, जबकि मीजल जो है वो दूषित पानी के कारण नहीं फैलता है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो जो आपका टाइफाइड है, टीबी है और हैजा है, ये तीनों आपकी जीवाणु जनित है, जबकि जो हेपेटाइटिस है ये आपकी विषाणु जनित है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। देखो, एनवायरनमेंट में 78% तक नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स को जब इसकी नीड होती है तो नाइट्रोजन की फॉर्म में ना लेके इसको नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में? नाइट्रेट की। और ये काम ये खुद नहीं कर पाते हैं। ये क्या होता है, जो दलहनी पौधे होते हैं, ठीक है, जो दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ें अगर हम लोग देखें तो जड़ों में ना ऐसे रहते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट रहते हैं उसकी जड़ों में ऐसी संरचना रहती है, और इन संरचना में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। एक एक बैक्टीरिया रहता है, बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम नामक जीवाणु क्या काम करता है? जो प्लांट है वो उसको रहने की, खाने की व्यवस्था करता है, जबकि जो राइजोबियम है ये इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे यहाँ सहजीवी संबंध होता है, एक दूसरे को लाभ हो रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीवाणु होते हैं वो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? लेग्यूमिनस फैमिली के पौधों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया प्रत्येक मिनट में विकसित हो जाता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। ठीक है, 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर आपको सेंस डेवलप करनी पड़ेगी। जो जीवाणु होते हैं वो हर मिनट विकसित होते हैं, हर मिनट वो क्या हो जाते हैं? दोगुने हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 घंटे में यदि 1 कप को भर देता है तो आधे घंटे को भरने में कितना लगेगा? तो आपको क्या लग रहा होगा कि 1 घंटे में 1 कप को भर देता है तो आधा कप 30 मिनट में भरेगा। तो भाई इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखो, 1 घंटा मतलब क्या है? 60 मिनट, और 60 मिनट में पूरा भर गया है, 60 मिनट में पूरा भर गया तो हर मिनट डबल हो रहा है, तो 59 मिनट में ये आधा कप रहा होगा और अगली ही मिनट ये पूरा का पूरा लबालब भर गया होगा। तो इसमें आपका 59 मिनट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है। यानी कि एक जो वायरस है वो क्या करता है कि हर सेकंड 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, हर सेकंड 3 गुना हो जा रहा है। तो आप ही देखो, तब 28 और 30 सेकंड पश्चात वायरस के संख्या का अनुपात क्या होगा? तो वायरस के संख्या का अनुपात आपका 1:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:9 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो आज हम अगले यहाँ तक 50 क्वेश्चन किए। इस सीरीज को हम चालू रखेंगे, आप लोग जरूर देखते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।